ये ना, अच्छा ये चलिए भाई। चलिए हम लोग आज के टॉपिक पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। कल हमने दृष्टि दोष को देखा था, है ना, और वहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं मैंने सॉल्व करवा दिया, आपके ग्रुप में सेंड हो गया है, आप देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ध्वनि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ध्वनि, साउंड, है ना। यहाँ से आपके परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्वनि हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको बंद कर दोगे, सटा दो धीरे से। क्या हो गया? नेत्र में उतना ही था ही, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना ही था ही उसमें। हो गया। चलिए अब देखिए, पीछे सुनाई दे रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, जो ध्वनि होती है, तो आप लोग पहले बताओ ध्वनि क्या होती है भाई? ध्वनि क्या होता है? साउंड क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ और आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो वो क्या है? ध्वनि ही तो है ना। ये फैन चल रहा है तो इससे भी तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि का जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुन लीजिए, वहीं से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। कहता है कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि एक तरंग है। क्या है बेटा? एक तरंग है, ठीक है ना। तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? वस्तु के कंपन से उत्पन्न, वाइब्रेशन से, है ना, कंपन से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है। तथा हमारे कानों तक ही, कॉमा क्यों दे रहा है भाई? यहाँ पे भी कॉमा दे दिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। तथा हमारे कानों पर संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये हुआ आपका साउंड का डेफिनेशन, है ना। तो ध्वनि जो है एक प्रकार की क्या है बेटा? तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और आगे की तरफ बढ़ती है और हमारे कानों से टकरा के संवेदना उत्पन्न करती है, तब जाकर हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब ध्यान से सुनो, तो इस लाइन को समझते, कहता है ध्वनि एक तरंग है। तो तरंग है तो कौन सा तरंग है भैया? तो कहा जाता है कि जो ध्वनि है बेटा वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है, मैंने पढ़ाया था आपको, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ में मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे चलती हैं जैसे प्रकाश, और अनुदैर्घ्य का मतलब मैंने बताया था जो स्प्रिंग की गति होती है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करता रहेगा, उस गति को क्या कहते हैं हम? उस तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कह देंगे, ठीक है ना। तो ध्वनि भी आपका अनुदैर्घ्य तरंग है और वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए, और कह रहा है कि जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है, वस्तु के कंपन से, वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पे कोई, अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई आदमी बोल रहा है ना, मान लो ये कोई आदमी है और ये बोला, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है ना, और ये सुन रहा है। क्या कर रहा है? सुन रहा अपने कानों में। तो कैसे सुनेगा? जैसे ये आदमी बोलेगा तो उसके बोलने से ये जो बीच में, इसके और इसके बीच में जो भी धूल के कण होंगे, वायु के कण होंगे कि नहीं होंगे? हमारे वायुमंडल में बहुत सारे वायु हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बहुत सारे ऐसे गैसें हैं जिनके अणु परमाणु सारे मौजूद होंगे। तो ये होगा क्या? जैसे ही हम बोलते हैं तो ये ध्वनि जो है इन छोटे छोटे कणों से जाके टकराती है।
और जैसे ही टकराती है तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना बेटा, ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। और जब वाइब्रेट करते हैं तो ये कण अपने आगे वाले को धक्का मारता है, ये कण अपने आगे वाले को आगे आगे ऐसे वाइब्रेट करते करते ये हमारे कानों से आके टकराती है, तब जाके हमें ध्वनि सुनाई देती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये अगर हमारे और आपके बीच में माध्यम न हो, ये माध्यम न हो तो हमें ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो ध्वनि तभी चल सकती है जब उसके पास क्या हो? माध्यम हो, मीडियम हो। मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है। अगर यहां से वायुमंडल हटा दो, हवा हटा दो, वायु हटा दो, वायु के कण हटा दो, धूल के कण हटा दो, सारी चीजें हटा दो, मैं गला फाड़ के चिल्लाता रह जाऊंगा, मेरी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है ना? पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हमारे और आपके बीच में जो ये वायुमंडल है, ये इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, परमाणु हैं, इनके माध्यम से पहुंच रहा है आपके पास मेरा साउंड, है ना? तो आप याद रखिएगा कि ध्वनि एक तरंग है। अगर पूछे ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो बताना अनुदैर्घ्य तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है। और यहाँ पे हमारी ध्वनि किसके कंपन से उत्पन्न हो रही है? इस कंठ, इस गले के कंपन से। जब भी आप बोलो, यहाँ हाथ लगा के देखो, कंपन कर रहा होगा, बोल के देखो, है ना? अभी बोलना तो हाथ लगा लेना। तो इसके कंपन से उत्पन्न हो रही है, और इसके कंपन से जो ध्वनि बाहर निकल रही है वो इन छोटे छोटे कणों के कंपन से आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और आगे बढ़ती है और हमारे कानों पर संवेदना उत्पन्न करती है, तब जाके ध्वनि हमें सुनाई देती है। और नोट में आप याद रखिएगा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे ना बस। और बिजली को चलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना? अरे भाई, बल्ब जलाना है तो जब तक हम तार नहीं जोड़ेंगे बल्ब जलेगा? तो तार के माध्यम से न करंट गया सांसद, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन उसी तरह से ध्वनि को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिए, यहां से प्रश्न आता है, ये तो प्रश्न पूछा ही गया एग्जामों में, माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं है। अब आपके प्रश्न, आपके परीक्षा में पूछता है कि ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर कितने समय तक रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अब मैंने जो बोला तो इसका प्रभाव आपके कानों तक कब तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो ध्वनि का प्रभाव होता है, ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर, प्रभाव हमारे कानों पर कब तक रहेगा बेटा? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड, या फिर इसी को कह दो 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों पर रहता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद फिर उसका प्रभाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछता है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कानों पर कब तक रहता है। तो 1/10 दिया होगा ऑप्शन में, तो उस पर मार देना, और नहीं देगा तो 0.1 भाग दोगे तो नहीं आएगा ना, 0.1 सेकेंड तक रहता है। क्लियर हो गई बात? तो इतना कम से कम आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। हाँ लिखो, बोल के क्या वो लिख लो ना। हो गया? हो गया ना? चलिए, अब देखिए ये तो हो गया। अब इसके बाद आप आइए देखते हैं हम लोग, यहां से प्रश्न आता है ध्वनि की चाल, है ना? ध्वनि की चाल से आपका प्रश्न खूब बनता है एग्जाम में, है ना? तो ध्वनि की चाल को भी आपको देखना है। तो कहाँ कहाँ पे ध्वनि की चाल कितनी होती है उसका मान भी पूछा जाता है ना? और कुछ प्रश्न को बना के भी पूछा जाता है। तो हम दोनों को देख लेते हैं। तो पहले आपसे अगर पूछेगा ध्वनि की चाल, तो कहेगा बताओ भैया कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है बेटा?
वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। जैसे आपको बताया था प्रकाश का चाल कितना होता है, बताओ जल्दी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल पूछे तो कितना बताओगे? 332 मीटर प्रति सेकंड। अब यहीं से एक प्रश्न आ जाता है बेटा कि ध्वनि की चाल वायु में इतनी ही होगी, इसको किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था लाप्लाक्स। क्या नाम था? लाप्लाक्स। तो इसका गणना किसने किया था भाई? तो लाप्लाक्स ने किया था। किसने किया था? लाप्लाक्स ने किया था। याद रहेगा? क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए एक चीज यहाँ पे और यहाँ पे नोट करके अपने दिमाग में फिट कर लीजिए बेटा। अगर आपके एग्जाम में देता है, कहता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप 332 मीटर प्रति सेकंड रट के गए, याद करके गए। अगर आपके ऑप्शन में दे दिया 330 है ना, 329, 325 है ना, 315, तो किस में मार के आओगे? तो लगभग जो निकटतम मान होता है ना उस पे मार के आना चाहिए। ये भी याद रखिएगा। आप अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना कि 332 होता है तो 332 पे मार के आएंगे। तो ऑप्शन में 332 थोड़े दिया है, ऑप्शन में 330 दिया है। तो 32 के निकटतम कौन मान है? 30 है। तो निकटतम मान को हम मार के आते हैं, वहां पे भी ध्यान देना, ये इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। और एक चीज याद रखिए, अगर आपकी परीक्षा में सवाल दे दे ध्वनि से संबंधित, चैप्टर से संबंधित अगर सवाल दे देता है, तो वहां पे जब हम ध्वनि की स्पीड रखते हैं, वहां पे उसकी ध्वनि की चाल के मान अगर रखना होता है, तो वहां पे हम लगाते हैं 330। क्या लगाते हैं? मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गया? तो ये कब लगाते हैं? सवाल लगाते समय। ठीक है ना। जब ध्वनि चैप्टर से सवाल आएगा तो आप वहां पे उसकी वैल्यू 332 रख के मत लाइएगा। कितना रख के लाइएगा? 330 रख के लाइएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये भी आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आइए दूसरा पूछता है बेटा, बता दो पारे में, जो पारा होता है, पारे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये मान आपको याद रखना है, 1450। कितना होता है बेटा? 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा आपसे पूछता है कि भाई जल में बता दो ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में कितनी होती है? 1484 कह लो, कहीं कहीं पे 83 भी देता है ना। तो जल में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? 1483 या फिर 1484। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ये मान आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे कि ध्वनि की चाल बता दो भैया लोहे में कितनी होती है, लोहे में कितनी होती है, तो लोहे में याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन चुका है, 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात समझ में आ गया? तो ये कुछ मान है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलो बताओ ध्वनि की चाल वायु में कितनी होगी? सबको बोलना है, बोलो। और सवाल लगाते समय अब वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बारे में किसने बताया? लाप्लाक्स ने बताया था। पारे में ध्वनि की चाल बता दो। बहुत बढ़िया। जल में बताओ। लोहे में कितना होता है? ठीक है। अब सुनो, ये तो मान आपको याद रखना है। नहीं बेटा, इतना मान आप याद रखो। 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। छोड़ दो, उसको छोड़ दो, है ना। जो ऑथेंटिक मान होता है उसको याद रखो, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, है ना। अब सुनिए, अब कहता है बेटा कि यहां से आपके परीक्षा में और क्या पूछेगा? ध्वनि की चाल से संबंधित प्रश्न और क्या बनेगा? आपसे पूछेगा, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखवा रहा हूं, यहाँ पे देख रहा हूं, देखो यहाँ पे आपसे पूछता है कि बता दो कि निर्वात में, कहां पे बेटा? आपसे पूछता है कि निर्वात में बता दो कि ध्वनि की चाल कितनी होगी। आप लोग बताओ सोच के। वेरी गुड। निर्वात में ध्वनि की चाल होगी ही नहीं। निर्वात में माध्यम होगा ही नहीं, तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी ही नहीं। इसका मतलब निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 0 होगी, 0 होगी। बात समझ में आ गया? रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, कहता है कि एक पिंजड़ा है। क्या कहता है बेटा? एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में एक तोता बैठा है। कौन बैठा है? एक तोता बैठा है ना। एक पिंजड़ा है और वो पिंजड़ा है निर्वातित पिंजड़ा। कौन सा पिंजड़ा? निर्वातित पिंजड़ा।
तो सुनो, तो ये प्रश्न बनाने के लिए बना दिया गया है ना। तोता तो जीवित रहेगा ही नहीं, लेकिन प्रश्न बनाने वाले ने कैसे प्रश्न बनाया कि एक निर्वातित पिंजड़ा है और उस पिंजड़े में तोता है, तोता बोलेगा तो उसका साउंड सुनाई देगा कि नहीं? नहीं देगा भैया। निर्वातित है इसका मतलब वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो किसी चीज के भी कण नहीं है, तो ध्वनि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी? नहीं जाएगी। और निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, तो वहां पे आंसर क्या मार के आओगे? नहीं होती है। अब बताओ, एक प्रश्न आया था, पूछा था कि बताइए अंतरिक्ष में, किसमें बेटा? अंतरिक्ष में ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्या बताओगे? 0। क्यों होती है बताओ? क्योंकि वहां पे भी माध्यम कुछ है नहीं, वायुमंडल है नहीं, पूरा खाली का खाली है, तो वहां पे भी क्या होगा? 0 होगा। अब एक प्रश्न पूछ दिया था, कहा था कि बताइए चंद्रमा पे ध्वनि की चाल कितनी होती है? चंद्रमा पर ध्वनि की चाल पूछा था, क्या बताओगे? चंद्रमा पे ध्वनि का चाल बता दो। अरे वायुमंडल है कि नहीं है? जब चंद्रमा पे वायुमंडल ही नहीं है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 0 होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही है? ये सारे प्रश्न बनेंगे, है ना। जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे गए थे वो कैसे बात करते थे? वो अपने कान में रेडियो तरंगों के माध्यम से बात करते थे। ऐसे वो गला फाड़ के भी चिल्लाते ना, तो उसके पास वाले व्यक्ति को सुनाई ही नहीं देता। बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि उनके बीच कोई माध्यम ही नहीं है। और जब माध्यम ही नहीं है तो ध्वनि कैसे संचरित होगी? कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी? तो चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, इसीलिए चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल होता तो वहां पे भी वर्ण विक्षेपण होता, सॉरी, वो प्रकीर्णन की घटना होती, और प्रकीर्णन की वजह से हमें आकाश का रंग फिर से वहां पे नीला दिखाई देता, जो हमारी पृथ्वी पे होता है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, अब एक रेलवे में एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था, कहा था कि बता दो कि रेल की पटरी है, किसकी पटरी है बेटा? मान लो ये रेल की पटरी है, ठीक है ना, रेल की पटरी है। चलो सचिन, रेल की पटरी है और रेल की पटरी के पास खड़ा है सचिन। कौन खड़ा है? सचिन। खतरनाक है, इतना सीधा साधा लड़का है, उसको खतरनाक बना दिए तुम लोग। अब ये क्या कर रहा है? अब घर पे लड़ाई झगड़ा करके आया, बहुत गुस्सा आया, हथौड़ा लेके चल दिया, क्या क्या सब रेल का पटरी हम उखाड़ देंगे, है ना। अब यहाँ से उठा और हथौड़ा लिया और हथौड़े से वार किया, लोहे की पटरी मारा, बहुत तेज, पूरा ताकत लगा के मारा। तो अब रेलवे में प्रश्न पूछा कि मान लो कि अगर ये हथौड़ा मारा, इसको कितनी ध्वनियां सुनाई देंगी? ऑप्शन दिया था 1, 2, 3 या 4। कहा कि अगर कोई व्यक्ति रेल की पटरी के किनारे खड़ा है और वो रेल की पटरी पर हथौड़ा मारेगा तो उसको कितनी ध्वनियां सुनाई देंगी? 1 ध्वनि सुनाई देगी कि 2 ध्वनि सुनाई देगी कि 3 या 4? क्या वो कैसे बताइए? कितने लोग ऑप्शन 1 के साथ हैं बताइए? कितने लोग 2 के साथ हैं? कितने लोग 3 के साथ हैं? कुछ लोग 1 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं। अच्छा, ओहो, 1 बार मारेगा तो 1 ही बार सुनाई देगा, तो 2 बार सुनने के लिए 2 बार मारना पड़ेगा। आइए मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। सचिन को जो है, सुनो, 2 बार ध्वनि सुनाई देगी। कैसे? जैसे ही मारेगा पटरी पे तो 1 ध्वनि वायु के द्वारा, वायु के माध्यम से इसके कानों तक जाएगा और 1 ध्वनि लोहे के माध्यम से जाएगा। बात समझिएगा, ध्वनि का चाल जो है सबसे अधिक जो है लोहे में होगा और उससे कम वायु। तो यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि कितनी ध्वनियां सुनाई देंगी, तो 2, 1 वायु के माध्यम से आएगा और 1 लोहे के माध्यम से आएगा, तो 2 ध्वनियां सुनाई देंगी। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि अगर एक आदमी खड़ा और लोहे की पटरी पर हथौड़ा मारा तो बताइए उसको सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम से सुनाई देगा? लोहे से, मतलब सबसे तेज इस माध्यम से सुनाई देगा, उसके बाद उससे, है ना, टुन टन सुनाई देता रहेगा। एक बार टुन से सुनाई देगा, एक बार टन करेगा, मतलब टन से बहुत तेज सुनाई देगा और टुन माने धीरे सुनाई देगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न रेलवे में बन चुका है, तो याद रखिएगा रेल की पटरी पे, है ना, रेल की पटरी पे जब हथौड़ा मारेगा तो 2 ध्वनियाँ, 1 वायु के माध्यम से और 1
लोहे के माध्यम से, और जिसमें सबसे तेज किसमें, लोहे के माध्यम से हमें सुनाई देगा। क्लियर होगी बात? तो ऐसे अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लिख लीजिए इतना, फिर उसको कर दो बाबू, थोड़ा सा उसको कर दो। क्या हो गया? हाँ हिला दो पूरा, कर दो सही। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा सा देख लो। तुमको बैठाए क्यों है यहाँ पे? हाँ कैमरामैन इसीलिए बनाए हैं तुमको। देखो कुछ किया नहीं, आगे बस छू दिया है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें, उससे कम किसमें, उससे कम किसमें होती है? तो ये सीक्वेंस याद रखना बेटा, ध्यान दो, आप ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है ठोस में। सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में। उसके बाद किसमें होती है? द्रव में, लिक्विड में होती है। फिर किसमें होती है? गैस में होती है। तो याद रखिएगा, ये वाला आपको जो है याद रखना है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होगी, उससे द्रव में कम होगी, फिर उससे कम गैस में होगी। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। ठोस में बहुत सारे हैं। ठोस में लकड़ी भी ठोस है, लोहा भी ठोस है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मान होगा, ठीक है ना। जैसे लोहे का एक फिक्स वैल्यू बता दिया गया ना, उसी तरह से अलग अलग ठोसों में अलग अलग मान होगा। अब ठोस का मतलब केवल एक ही प्रकार का ठोस थोड़े है, लेकिन हर तरह के ठोस में ही ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, ठीक है ना। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब धीरे से टच करना है ना।